ओके तो क्वेश्चन लिखो सबसे पहले पेंडुलम पर। कल हमने थ्योरी की थी, पेंडुलम पर क्वेश्चन लिखो जरा। हाँ वो देख लेंगे उसको भी फिलहाल जो करा रहा हूँ उस पर देख ध्यान दो। प्लीज राइट डाउन क्वेश्चन। If a simple pendulum has a time period t1, if a simple pendulum has a time period t1 on earth surface, it becomes t2 at a height, it becomes t2 at a height 2r above the surface, it becomes t2 at the height 2r above the surface, earth surface. If r is radius of earth, 2r above earth surface, if r is radius of earth, find ratio of t1 to t2. Find t1 ratio t2. 1 ratio सही है। अरे आसान सा क्वेश्चन है, देखो। आप सिर्फ जी डैश की वैल्यू निकाल दो। कहां पर? h इज इक्वल टू 2r पर। सिखाया था कभी? जी डैश बाय जी इज इक्वल टू आर स्क्वेयर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वेयर। जी डैश निकालना है, जी ये आर अपोन में ये कितना हो जाएगा 2r 3r हो जाएगा, r प्लस 2r 3r, r तो है ही और कितनी हाइट है 2r, तो कितना हो जाएगा ये r बाय इसका होल स्क्वायर। जी डैश कितना आ जाएगा g इंटू में 1/9। अगर g 9 टाइम्स डिक्रीज हो गया तो टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई रूट एल बाय जी डैश। जी डैश की वैल्यू क्या g/9, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट 9l बाय में g, जिससे ये रिजल्ट क्या बन जाएगा जो अब वाला टाइम पीरियड अर्थ के सरफेस पर तो इतने t1 की वैल्यू 2 पाई रूट एल बाय जी, अर्थ के सरफेस पर तो ये, और ये वाला नया टाइम पीरियड कितना आ रहा है 3 टाइम्स ऑफ 2 पाई रूट एल बाय जी, तो रेशियो क्या आ जाएगा बेटा 1:3। यानी कि अगर मैं साइड पर लेकर जाऊंगा तो टाइम पीरियड ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, समझ आया महक? ओहो, देखो इसको देखो ना, समझने की कोशिश करो। आप क्या जी डैश निकाल लोगे? इफेक्टिव जी क्या होगा h इज इक्वल टू 2r पर, g/9 होगा, मतलब g की वैल्यू 9 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी। जब मैं g/9 डाल दूंगा तो ये अंडर रूट 9 से 3 बार आ जाएगा। पहले का टाइम पीरियड था 2 पाई रूट एल बाय जी, अब का क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ 2 पाई रूट एल बाय जी। ठीक है, हो जाएगा। हाँ हाँ ओके ठीक है। अब हम करते हैं स्प्रिंग सिस्टम, इंपॉर्टेंट है
हेडिंग दो जरा, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, ओसिलेशन, हेडिंग दो ओसिलेशन इन स्प्रिंग, और फर्स्ट कंडीशन है हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, ओसिलेशन इन स्प्रिंग एंड फर्स्ट कंडीशन इज हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग करा रहा हूं पहले। अगर इस स्प्रिंग को इसकी मीन पोजीशन से खिसकाया जाए, मान लो मैंने इसको x डिस्प्लेसमेंट खिसका दिया इधर, रिस्टोरिंग फोर्स कहां पर डेवलप होगा? अंदर की तरफ। ठीक है, लॉजिकल सी बात है। दिस इज x इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज x इज इक्वल टू x, और मान लो कि इसका एम्पलीट्यूड ये है x इज इक्वल टू a। अगर यहां तक तो लॉजिकल सी बात करेंगे दोबारा इसके अंदर। मुझे पता है यार कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा इसके अंदर, माइनस के एक्स, ये हम पढ़ के आए पहले भी वर्क पावर एनर्जी में। और इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ही इसके अंदर क्या आएगी? एक्सेलरेशन आएगी। जब मैं दो इक्वेशन को कंपेयर कराऊंगा, माइनस के एक्स किसके बराबर हो जाएगा? एम ए के बराबर हो जाएगा। क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है माइनस के बाय एम टाइम्स ऑफ एक्स? क्या एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ रही है? यानी कि स्प्रिंग क्या प्रोसेस करेगा? एसएचएम प्रोसेस करेगा। जैसे कि मैंने पहले पेंडुलम में प्रूफ करके दिखाया कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, और ये बात मैंने फर्स्ट डे या सेकंड डे ही बता दी थी कि मैं हर बार ना पहले प्रूफ करूंगा कि कंडीशन ऑफ एसएचएम ये है। दो तरीके थे प्रूफ करने के, या तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम को सेटिस्फाई कर दे, या फिर वो इस बात को सेटिस्फाई कर दे। तो ये यहां पर सेटिस्फाई हो रहा है कि के और एम दोनों के दोनों क्या कांस्टेंट ही तो है। तो अब यहां पर जैसा कि प्रूव हो चुका है कि भाई हाँ ये एसएचएम की कंडीशन, अब टाइम पीरियड निकालना है। टाइम निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है? देखो हम हमेशा क्या लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल, या फिर ऐसा सारी बातें छोड़ो, यहां से बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। देख क्या एक्सेलरेशन को हमने ये प्रूफ कर रखा है, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है ना एक्सेलरेशन का। अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर कराऊं, ये एक्सेलरेशन एसएचएम की है और मैंने बोल दिया कि देखो यहां पर ये एक्सेलरेशन ये आ रही है इसके अकॉर्डिंग। अब दोनों एक्सेलरेशन को अगर मैं रिलेट कराता हूं तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, हमने सामने रखूंगा तो यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम, यानी कि 2 पाई बाय कैपिटल टी इक्वल्स टू रूट के बाय एम, यानी कि टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। सो दिस विल बी योर टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग। यहां पर ना मैं एक जनरल सी बात देख पा रहा हूं, मैं सीधा सीधा इसको ये लिख रहा हूं। देखो टाइम पीरियड निकालना है ना, तो आप हमेशा ये करो, इनर्शिया फैक्टर। इनर्शिया फैक्टर क्या है? मास, क्योंकि जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, और अपॉन में क्या है यहां पर? ये स्प्रिंग फैक्टर। एक जनरल सी टर्म बना रहा हूं इससे मैं। हाँ फॉर्मूला यही है, अगर आपको कोई बॉब आपने लटका दिया एक स्प्रिंग के साथ और वो ऑसिलेट कर रहा है, इसका मास कितना है, स्प्रिंग का के कांस्टेंट कितना, बता दोगे कि टाइम पीरियड क्या रहेगा। ठीक है, लेकिन ये जो फॉर्मूला ये हर जगह काम आएगा, इसको मैं कहीं भी यूज कर पाऊंगा। ठीक है, मैं एक फैक्टर बना रहा हूं कि हमेशा देख पा रहा हूं, ये है इनर्शिया फैक्टर अपॉन में स्प्रिंग फैक्टर अंडर रूट में। ठीक है, इसको हम जनरल में भी यूज करेंगे कई जगह पर। ठीक है, फिलहाल फॉर्मूला ये है। अब आगे चलते हैं, इससे थोड़ा सा वर्टिकल स्प्रिंग देखते हैं। स्प्रिंग चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, टाइम पीरियड यही रहता है, बस प्रूफ करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो फ्रीक्वेंसी ये होगी 1/2 पाई अंडर रूट के बाय एम, इनकेस अगर आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ ले। आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि भाई हाँ ओमेगा स्क्वायर को हम के बाय एम क्यों लिखते थे बार बार? वो इसलिए लिखते थे क्योंकि जब मैं एक्सेलरेशन निकाल लेता हूं ना एसएचएम में, तो हमेशा जो ओमेगा स्क्वायर है वो इसको कंपेयर करते हैं हम यहाँ पर।
ए है वो एम्पलीट्यूड। वर्टिकल स्प्रिंग भी देख लो, रब कर रहा हूं इसको मैं। चलो वर्टिकल स्प्रिंग में ना 3 केसेस को समझते हैं हम। पहले 3 पॉसिबिलिटी सोचो जरा। सबसे पहली पॉसिबिलिटी कि रिजिड सपोर्ट, स्प्रिंग, कुछ भी अटैच नहीं है, कुछ भी अटैच नहीं है, कोई लोड नहीं है। मैं बोलूंगा कि एक्स की वैल्यू 0 होगी, अप्लाइड फोर्स भी 0 है, रिस्टोरिंग फोर्स भी 0 है ना। स्प्रिंग को लटका दिया, कुछ है नहीं अटैच इसके साथ, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन समझ लो जरा, बहुत गलती होती है इसमें। जैसे ही मैंने कोई एम मास हैंग किया इसके साथ, तो मैं ये बोलूंगा कि शायद इसके अंदर एक स्ट्रेचिंग आ जाए, एक्स नोट अटकाते ही थोड़ा सा एलोंगेट हो जाए। वो एलोंगेट होने की वजह क्या होगी, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, मैं बोल रहा हूं कि यहां पर शायद mg किसको प्रोड्यूस कर रहा है, के एक्स नोट को प्रूफ कर रहा है। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन है ये। भाई स्प्रिंग के साथ आपने ब्लॉक टांगा तो उसको खींचकर नीचे तक ले गया, रुक गया, ऐसा ही होगा भाई, नीचे तक ले गया, रुक गया। रुकने की कंडीशन तो यही है ना कि ऊपर की तरफ लगने वाला रिस्टोरिंग फोर्स नीचे की तरफ लगने वाले mg के इक्वल एंड अपोजिट हो जाए। मैं बोल रहा हूं कि दोनों का शायद मैग्नीट्यूड बराबर हो गया, वेट का और रिस्टोरिंग फोर्स का। जनरली देखा जाए तो नेगेटिव साइन आना चाहिए। हाँ 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 हाँ, एलोंगेशन कौन सी, जो अपने आप आ गई mg लटकाते ही। स्ट्रेच मैंने अब तक मैंने फोर्सफुल इसको स्ट्रेच नहीं किया, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं तीसरी कंडीशन में कि क्यों ना इसको हम डिस्प्लेस करने की कोशिश करें। एम ये रहा, इसके अंदर पहले से एक्स नोट था, मैंने इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ भी खींच दिया। मान लो कितना एक्स नोट था और मैंने इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ भी खींचा, ये कितना हो जाएगा, एक्स और नीचे। पहले कुछ भी नहीं था, बाद में mg लगाया तो नीचे खींच गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई। मैंने देखा कि इसको और नीचे खींच के ऑसिलेशन करानी है ना, ऑसिलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको खींचना पड़ेगा, फिर छोड़ना पड़ेगा। फिर मैंने इसको यहां नीचे की तरफ खींचा। अब यहां पर सोच क्या हुआ, जब मैं इसको नीचे की तरफ खींच रहा था तो वही रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा है। इस बार जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, तुझे नहीं लगता कि उसकी वैल्यू ये होगी माइनस के एक्स प्लस एक्स नोट। रिस्टोरिंग फोर्स तो ये होता है ना कि कितना आपने स्ट्रेच कर दिया मेरी पोजीशन से, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी, एक्स प्लस एक्स नोट। और यही रिस्टोरिंग फोर्स अब क्या ला सकता है, एक्सेलरेशन। तो मैं बोल रहा हूं कि यही रिस्टोरिंग फोर्स क्या प्रोड्यूस कर देगा इसके अंदर, एक्सेलरेशन। चल अब कंपेयर करा एक बार जरा, आगे कहानी वही है सारी की सारी। यानी कि एम ए बराबर आ गया, इसको यार तुम चलो लिख लो फिलहाल तो अभी, के एक्स ऐसे लिख देता हूं, चलो के एक्स प्लस के एक्स नोट, यही आएगा। एक छोटा सा काम और करना है, तो रिस्टोरिंग फोर्स आया ना, इसमें नेट फोर्स निकालना था हमने। चलो रिस्टोरिंग फोर्स तो ये आया हमारे पास अभी, लेकिन इस पे mg भी तो भी एक्ट कर ही रहा नीचे की तरफ। अब सुन, mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ है ना। तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, जो इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है ना, वो बेसिकली ये है, रिस्टोरिंग फोर्स माइनस mg। रिस्टोरिंग फोर्स कितना है, माइनस के एक्स नोट रिस्टोरिंग फोर्स माइनस mg। दोबारा से देखो जरा, मैं सारी चीज समझाता हूं। देखो 2 मिनट के लिए ना इधर ध्यान दो जरा। मैं बोल रहा हूं कि पहले जब लोड नहीं लटकाया तो ना तो कोई रिस्टोरिंग फोर्स है, ना कोई स्ट्रेचिंग है, ना कोई वेट है, ना कोई अप्लाइड फोर्स, कुछ भी नहीं है, तो जीरो सब कुछ।
मैंने वेट लटका दिया। अगर मैग्नीट्यूड में लिखो तो इसको लिखा जा सकता है mg इज इक्वल टू के एक्स नॉट, क्योंकि इसके बाद इसमें एक्सेलरेशन तो आएगी नहीं, जाएगा नीचे रुक जाएगा, ऐसे स्ट्रेच हो चुका है। इस वक्त इसके अंदर क्या है, एक्सेलरेशन 0 है। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में करना चाहो तो वेक्टर फॉर्म में कंटिन्यू करो। अब मैं इसको स्केलर में कंटिन्यू कर रहा हूं। स्केलर में ये बात लिखी जा सकती है mg इज इक्वल टू के एक्स नॉट। फिर मैंने बोला कि अब मैं इसको नीचे की तरफ धकेलना चाह रहा हूं ताकि इसके अंदर SHM ला सकूं। mg तो वेट है ना, वर्क डन ये वेट है बेटा। इस वेट को मैं क्या लिख दूं, mg वेक्टर लिख दूं। चलो ठीक है। अब सुन, यहां पर क्या हुआ, नेट रिस्टोरिंग फोर्स कितना, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स कितना है टोटल, एक बार ये लिखते हैं पहले हम। रिस्टोरिंग देखो, जैसे कि अगर आप इसको स्केलर फॉर्म में लिखोगे तो स्केलर फॉर्म में क्या लिखना चाहिए, के एक्स प्लस एक्स नॉट। वेक्टर में लिखना चाहते हो तो मैं ऐसे लिख दूंगा इसको माइनस, ठीक है। अच्छा, नेट फोर्स कितने है, रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है। मैं बोलता हूं रिस्टोरिंग फोर्स माइनस mg वेक्टर। अगर रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू लिखो तो क्या आएगी, माइनस के एक्स प्लस एक्स नॉट। यहां पर क्या आएगा, माइनस mg। अपोजिट डायरेक्शन में ही है ना, क्योंकि वो ऊपर ये नीचे। मैं ये बोल रहा हूं कि क्योंकि जब मैं इसको खींचूंगा रिस्टोरिंग फोर्स इसको ऊपर की तरफ धकेलना चाहेगा, एक्सेलरेशन नेट ऊपर की तरफ आएगी, इसलिए मैंने इसको पहले लिखा है, ठीक है, कि भाई मैंने इसको खींचा और एक्सेलरेशन उसकी ऊपर की तरफ आएगी, इसलिए मैंने रिस्टोरिंग फोर्स माइनस mg करा है यहां पर। ये ना सोचना कि mg इसको नीचे की तरफ धकेलना, मैं बोल रहा हूं कि जो मैंने इसको रिलीज करूंगा ना, mg से ज्यादा डोमिनेंट क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स, इसलिए इसको पहले लिखा है कि ऊपर की तरफ धकेल देगा इसको ऑसिलेशन के लिए। ये कुछ ऐसा हुआ है यहां पर, देख इक्विलिब्रियम यहां तक था mg नॉट तक, मैंने इसको नीचे की तरफ खींचा, रिलीज कर दिया। mg इज इनसफिशिएंट टू पुट इट दिस ब्लॉक हियर बिकॉज दिस रिस्टोरिंग फोर्स विल टेक इट टू द मीन पोजीशन, इसलिए मैंने इसको पहले लिखा है यहां पर। अब सुन, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में चला रहा हूं तो एक्चुअल मेरा रिजल्ट तो ये था, फिर mg इज इक्वल टू माइनस के एक्स नॉट। अगर वेक्टर फॉर्म में चला रहा हूं तो, अगर वेक्टर फॉर्म में चलाऊंगा तो रिजल्ट ये होना चाहिए। यहां पर मैं वेक्टर फॉर्म में चला रहा हूं इसको, ठीक है। तो माइनस के एक्स नॉट और माइनस mg। माइनस के एक्स नॉट को क्या लिखा जा सकता है, जिससे ये नेट फोर्स कितना आ जाएगा, माइनस के एक्स के बराबर आ गया। और यही नेट फोर्स क्या लेकर आएगा, ma लेकर आएगा। यही नेट फोर्स रिजल्टेंट लिख देता हूं या नेट Fn लिख देता हूं, यही नेट फोर्स क्या लेकर आएगा, ma लेकर आएगा। दोबारा जब मैं कंपेयर करूंगा तो वही इक्वेशन नहीं बन जाएगी। देखो ma इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो घूम फिर कर वो ये जगह a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस के बाई एम इंटू में एक्स। सारी कहानी तो वही है। अब देख, एक को मैं ये लिख दूंगा, ये हो गया। तो यह स्प्रिंग आपका चाहे वर्टिकल हो चाहे आपका हॉरिजॉन्टल हो, उसका टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला सेम रहता है। मीन पोजीशन चेंज होगी, इसमें मीन पोजीशन चेंज हो जाएगी। हाँ, मीन पोजीशन ये मानी जाएगी जहां पर वो इक्विलिब्रियम में है। दिस इज नॉट मीन पोजीशन, दिस विल बी मीन पोजीशन एक्स नॉट। ये मीन पोजीशन मानी जाएगी क्योंकि वो इसके अबाउट SHM करेगा, ठीक है। बनाओ जरा इसको। ये एक्सप्रेशन सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है, वरना कॉम्पिटिटिव में तो आपको सीधा रिजल्ट याद रखना है, 2π√m/k होता है बस। सीबीएसई में ये कभी कभार टीचर दे देता है, हालांकि टीचर नहीं भी देता, और टीचर सीरीज वाला दे देता है, क्योंकि वो ये चीज नहीं एक्सप्लेन कर पाता कि मैं इसको पहले क्यों लिख रहा हूं और ये क्या चक्कर क्या पूरा। बना जल्दी इसको बनाओ। अब हम इसको कॉम्बिनेशन में समझेंगे जरा। अगर दो स्प्रिंग लगा दूं तो क्या होगा, बीच में एक ब्लॉक लगा दूं, 2 स्प्रिंग इधर उधर कर दूं तब क्या होगा। तब आपको फीलिंग आएगी कि मैं आपको वर्क पावर एनर्जी पढ़ा रहा हूं धीरे धीरे।
जल्दी बनाओ बेटा इसको। अगली हेडिंग दे दे रहा, कम्बिनेशन स्प्रिंग्स इन पैरेलल। स्प्रिंग्स इन पैरेलल, पैरेलल स्प्रिंग का मतलब रिजिड सपोर्ट यहां दे दो, एक एम मास का ब्लॉक टांग दिया यहां पर ऐसे दो स्प्रिंग के साथ। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। और नीचे की तरफ क्या एक्ट कर रहा होगा, mg एक्ट कर रहा होगा। मैं बोल रहा हूं कि इस mg की वजह से दोनों के अंदर x स्ट्रेचिंग आ गई, सेम स्ट्रेचिंग आ गई। अगर इस तरह से मैं स्प्रिंग ब्लॉक को रखूं तो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ होगा, यहां पर किसके बराबर होगा, -K1x के बराबर। इसके अंदर भी ऊपर की तरफ होगा रिस्टोरिंग फोर्स, किसके बराबर होगा, Fr -K2x के बराबर। क्या दोनों रिस्टोरिंग फोर्स के बीच में 0 डिग्री का एंगल है? दोनों रिस्टोरिंग फोर्स के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, बिकॉज द वेक्टर्स आर पैरेलल। मैं बोलूंगा कि नेट रिस्टोरिंग फोर्स कितना लग रहा है, डेफिनेटली लग रहा होगा ये x कॉमन ले लो, ऐसा कर लो ना, -K1 + K2 टाइम्स ऑफ x। क्या इसी की वजह से मैं बोल दूं कि यहां पर इसको भी अगर चाहो तो इक्विलिब्रियम मेथड से कर लो, अगर चाहो तो इसको चाहो तो इक्विलिब्रियम मेथड से कर सकते हो। कि मैं पहले ये बोल देता हूं यहां पर कि जो mg है वो किसके बराबर होगा, -K1 + K2 टाइम्स ऑफ x नोट के बराबर। कि भाई पहले इक्विलिब्रियम में आ गया, उसके बाद आप इसको बाद में स्ट्रेच कर रहे हो, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया कि भाई आपने पहले mg लगा दिया यहां पर, उससे क्या हुआ, स्ट्रेच होकर नीचे तक आ गया, तो mg किसके बराबर हो गया। उसके बाद मैंने इसको नीचे की तरफ और ज्यादा स्ट्रेच किया, जिससे जो नेट रिस्टोरिंग फोर्स आएगा वो तो यही रहेगा, -K1 + K2 x नोट प्लस x, जैसे कि लास्ट में पैरेलल में किया था हमने। और जो नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, -K1 + K2 x नोट प्लस x माइनस mg, जो नेट फोर्स होगा। इसको करें सॉल्व जरा, क्या बनता है, K1 K2 अलग अलग है, बनाना जरा इसको यार, क्या बनेगा। या ऐसा कर लो ना सीधा सीधा, mg की जगह बदल देते। सुनो ऐसा कर लूं मैं यहाँ पर, सुनो K1 + K2 को पहले ऐसे लिख दूं, नहीं अलग अलग होंगे, स्प्रिंग अलग अलग लिए, वो हम बाद में कंडीशन बना लेंगे कि स्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल। स्टिल अभी आइडेंटिकल नहीं, वो स्पेशल केस में बनाऊंगा उसको मैं। स्ट्रेचिंग identical springs are in parallel। अगर आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ले ले, देखे एक बार, समझे इस बात को। K का मतलब होता है F/x,
अगर दोनों को हम सेम mg देंगे, mg अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसको आइडेंटिकल कर देंगे बाद में, ठीक है। फिलहाल इसको K1 प्लस K2 कर लो, बाद में इसको हम बोल देंगे कि स्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल, सो दैट्स व्हाई स्ट्रेचिंग इज सेम। क्योंकि अगर मैं K1 K2 अलग अलग लूंगा तो स्ट्रेचिंग सेम नहीं आ सकती, क्योंकि K का मतलब होता है F बाई एक्स, दोनों को फोर्स सेम मिल रहा है, तो X की वैल्यू दोनों में अलग अलग होगी। X की वैल्यू क्या होगी? F बाई K, जिसका K ज्यादा होगा उसका X कम होगा, ठीक है। बाद में इसी केस को मैं बना दूंगा कि K1 और K2 आपस में बराबर है, ठीक है। यहां पर ना इस बात को मैं ये लिख दूं पहले कि माइनस K1 प्लस K2 एक्स नॉट, और फिर माइनस K1 प्लस K2 एक्स लिखा जा सकता है, ऐसे इसको लिखा जा सकता है ना। और यहां पर क्या चल रहा है? माइनस, क्योंकि ना ये वाली जो टर्म है देख, mg किसके बराबर है? इसके, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं? mg लिख दूं, तो ये mg लिखा जाएगा, ये माइनस K1 प्लस K2 टाइम्स ऑफ x माइनस mg से mg कैंसिल, अगेन नेट फोर्स क्या आ जाएगा? घुमा फिरा के वही माइनस K1 प्लस K2 टाइम्स ऑफ x। यही रिस्टोरिंग फोर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। इसी को मैं फिर ये लिख दूं यहां पर K1 प्लस K2 टाइम्स ऑफ m, इसी से क्या बन जाएगा यहां पर? K1 प्लस K2, इसी से यहां पर क्या आ जाएगा? K1 प्लस K2, K1 प्लस K2, और जो पैरेलल स्प्रिंग के लिए जो रिजल्ट बनेगा वो ये बन जाएगा T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन में K1 प्लस K2। अब यहां पर मैं कंडीशन लगा दूंगा कि स्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल, कि आइडेंटिकल स्प्रिंग्स थे, तो जो टाइम पीरियड होगा आइडेंटिकल स्प्रिंग्स जो पैरेलल में, उनके लिए क्या होगा? m बाय में 2k, ठीक है। ये था एक्सप्रेशन। अगर मैं शुरू से आइडेंटिकल लेके चलता तब भी रिजल्ट यही बनता आपका, यहां पर वही 2k माइनस 2kx आ जाना था, ठीक है। तो ये रिजल्ट याद रख लो, बनाओ इसको जरा। यहां से स्टार्ट है, ये सबसे पहले ये बोला ना कि इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलो एक और कंसेप्ट करा रहा हूं, लिख रहा जरा। सर अगर इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग करें तो अगर तू एक स्प्रिंग को थोड़ा दूर लगा देगा, एक को पास लगा देगा सेंटर ऑफ मास के, तो इक्वल आएगा, तब आ सकता है एक्स इक्वल। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि तुम ना सिर्फ ये याद रखो कि पैरेलल में K1 प्लस K2 यूज करते हैं हम। जैसे कि मैं तेरे को एक और चीज बताता हूँ, जैसे कि हम रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल पढ़ते थे ना, रेजिस्टेंस इन सीरीज का मतलब ये होता था ऐसे कुछ ऐसे, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। अगर मैं स्प्रिंग लगाऊंगा ऐसे, ये मैंने शायद वर्क पावर एनर्जी में भी पहले बताया था, अगर ये K1 है, ये K2 और ये K3 है, तो इसका जो इक्वलेंट होगा वो ये होगा 1 बाय में K1
ठीक है, ये चीज अभी आएगी सीरीज में जब मैं पढ़ाऊंगा। एक कंसेप्ट लिखो पहले, लिखो जरा, डिस्क रोटेशन व्हेन कनेक्टेड विद स्प्रिंग। ये जेई मेंस का कंसेप्ट है, डिस्क रोटेशन व्हेन कनेक्टेड विद स्प्रिंग। इसमें रोटेशन मोशन यूज होगा थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, डिस्क रोटेशन विद कनेक्टेड स्प्रिंग। नीट में क्वेश्चन नहीं आता इसके ऊपर, पर फिर भी करना तो है। इस पे तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं। स्प्रिंग सीरीज पैरेलल तो बहुत, मतलब ये चीज ये ना समझो कि एसएचएम है, ये चीज तेरे को वर्क पावर एनर्जी में भी मिलेगी ऐसे एज इट इज। तेरे को मैंने करवाई भी थे एक दो बार जब तू स्प्रिंग वाले क्वेश्चन लेकर आया था, कि पुली में स्प्रिंग लगा देते हैं। चल एक बार समझते हैं सिस्टम को। एक रिजिड सपोर्ट है यहां पर, और यहां पर स्प्रिंग बांध दी हमने ऐसे, और ये डिस्क बना दी। ये बिल्कुल ना डिस्क के सेंटर में बांधना है हमने इसको। ठीक है, दिस इज अ डिस्क जिसका रेडियस स्मॉल आ रहा है। ठीक है, और सरफेस में फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है। हेडिंग वो लिख दे, थोड़ी सी थ्योरी लिख कि मैं इसमें क्या बताना चाह रहा हूं। अ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r इज अटैच्ड विद अ स्प्रिंग। अ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r इज अटैच्ड विद अ स्प्रिंग of spring constant K, attached with the disk of spring constant K. It is kept on horizontal rough surface. It is kept on horizontal rough surface. Spring constant K. It is attached with the spring constant K. If disk is displaced from its position, पहले ये लिख रहे, if disk is displaced from its position, mean position लिख लो, if disk is displaced from its mean position, it will roll back and forth. It will roll back and forth about its mean position. About its mean position. And possess rolling. चल अब समझने की कोशिश करते हैं। देख सुन, इसको करने के ना दो तरीके हैं, एक है एनर्जी मेथड और एक है आपका नॉर्मल जो मैकेनिक्स का मेथड है। मैं इसको पहले एनर्जी मेथड से करवाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, कंडीशन ये है कि मैं इसको ना ये इसकी मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा ऐसे, और ये इसी के अबाउट घूमते हुए, मतलब घूमेगी भी और आगे पीछे भी जाएगी। ये कुछ सिचुएशन है। अब मैं यहां पर ये बोल रहा हूं कि इस पूरी प्रोसेस में अगर इफ इट इज SHM, अगर ये SHM है तो इसमें एक कंडीशन जरूर ट्रू होगी, वो क्या होगा, एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि SHM में कभी एनर्जी लॉस नहीं होती, वो हमेशा सेम एम्पलीट्यूड गेन करेगी।
फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन को हम नेग्लिजिबल लेंगे यहां पर, कि फ्रिक्शन सिर्फ इतना ही है कि वो रोल करवा सके, ठीक है। अगर ये SHM में है तो हमको ये मानना पड़ेगा कि एनर्जी कंजर्व रहेगी, और फ्रिक्शन सिर्फ इतना सा है कि वो रोल करा सके और सारा जो फ्रिक्शन है उस रोलिंग में यूटिलाइज हो जाए, हीट एनर्जी पैदा ना करे। फ्रिक्शन इज सफिशिएंट ओनली फॉर रोलिंग। मैं यहां पर बोल रहा हूं कि इन SHM एनर्जी इज कंजर्व्ड। इसके पास टोटल कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है, देखिए, एक इसके पास हो सकती है काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेटरी, एक हो सकती है काइनेटिक एनर्जी रोटेटरी, एक हो सकती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तीन तरह की एनर्जी हो सकती है। एक तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, और ट्रांसलेटरी काइनेटिक, मतलब एक हाफ mv स्क्वायर हो गया, i स्क्वायर हो गया, एक अपना 1/2 kx स्क्वायर हो गया। तीनों एनर्जीज लिख देता हूं यहां पर मैं। टोटल एनर्जी ये है तीनों, और तीनों एनर्जी की वैल्यू लिख देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग क्या होता है, 1/2 kx स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 i स्क्वायर। अब ध्यान रखना है डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr स्क्वायर होता है। ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। क्या इतनी बात लिखी जा सकती है? मैं बोल रहा हूं ये टोटल एनर्जी है जी, क्या बात लिखी जा सकती है? फॉर SHM dE/dt क्या होगा, 0। एनर्जी इज नॉट चेंजिंग विद द टाइम। SHM है तो dE/dt का रेशियो, dE/dt क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक बार इतनी कहानी लिखो, फिर डिफरेंशिएट करते हैं इस पूरी टर्म को। SHM में देयर इज नो चेंज ऑफ एनर्जी विद द टाइम। SHM अगर मैं आप कराऊं अगर सही से तो 4 या 5 दिन का ही है, मतलब प्रॉपरली। आपका वो विंटर ब्रेक मिला नहीं आपको मैथ में और उसमें बाकी सब्जेक्ट्स में? क्या? हाफ mv स्क्वायर प्लस i ओमेगा स्क्वायर प्लस kx स्क्वायर, हाफ kx स्क्वायर। आप 2 से 3 फ्री नहीं होते। अब आपको रोटेशनल मोशन कराना है। थर्मो के क्वेश्चंस हो गए थे उस दिन, टेस्ट सही हो गया था। आज करता हूं स्टार्ट चेक करना टेस्ट। 50 मैं कैसे हुआ था टेस्ट? आ जाएंगे 40+। आशीष तेरा कैसे हुआ था? पूरा नहीं हो पाया था। 15 मिनट फालतू दिए थे जब। तेरा कैसे होता कैसे? हाँ 0 चलो करें जरा। देखो करना स्टार्ट करें इसको। सुन लिसन, हाफ mv स्क्वायर में अगर मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो तुझे लगता है कि 1/2 कांस्टेंट है बाहर, मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी तो चेंज होगी SHM में, वेलोसिटी तो वेरिएबल है, 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0। तो वेलोसिटी के लिए डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या लिखा जाएगा ऐसे, 2v dv बाय में dt। हाफ mv स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम यही होगा ना, 2v dv बाय में dt प्लस 1/2 कांस्टेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट, क्योंकि घूमना तो उसने अबाउट द सेंटर ही है हर वक्त। मास कांस्टेंट है, उसका r भी फिक्स, मास डिस्क का वही रहेगा, इसका स्मॉल r की वैल्यू भी वही रहेगी जो रेडियस है। अरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है बेटा, mr स्क्वायर बाय में 2, है ना, आई एज इट इज। ओमेगा विद द टाइम चेंज होगा, तो मैं लिख रहा हूं उसको 2 ओमेगा डॉट डी ओमेगा बाय dt। सेम वे में हम यहां पर देख, प्लस 1/2 कांस्टेंट, k कांस्टेंट, x इज चेंजिंग विद द टाइम, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड भी बनेगा और x 0 भी होगा, तो मैं बोल दूंगा इसको ये हो जाएगा 2x डॉट dx बाई dt। क्या डिफरेंशिएट करना है, और ये किसके बराबर है, सारा कुछ 0 के बराबर है। देख मेरे को लगता है कि सभी जगह ये 2 से 2 कैंसिल हो सकता है। देख ये वाला 2 और ये वाला 2 उड़ा देगा, तो क्या बचेगा यहां पर, यहां लिख दो साइड में mv डॉट dv बाई dt प्लस वहां पर क्या बचेगा,
आई ओमेगा डी ओमेगा बाय डी टी, और वहां पर क्या बचेगा के एक्स डॉट, और ये सब किसके बराबर है, इतना लिखो जल्दी से। चल इसको थोड़ा सा और लॉजिकल बनाते हैं। डीवी बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो क्या इसको मैं लिख दूं एम वी ए एक्सेलरेशन, प्लस डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो आई ओमेगा अल्फा लिख दूं, प्लस डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, तो इसको लिख दूं प्लस के एक्स वी, ये किसके बराबर है, ठीक है। इतना करो जल्दी से, मैं इसको यहां लिख रहा हूं अब कि भाई मैं ये चीज तक पहुंच चुका हूं, मास वेलोसिटी लीनियर एक्सेलरेशन प्लस आई ओमेगा एंगुलर एक्सेलरेशन प्लस के एक्स लीनियर वेलोसिटी इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलो वैल्यू डालनी स्टार्ट करते हैं इसमें। देखो सुनो, मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, v को लिख सकता हूं आर ओमेगा, सुनो ध्यान से, v को आर ओमेगा लिख सकता हूं, v को आर ओमेगा लिखा जा सकता है। सेम वे में a को क्या लिख सकता हूं मैं, आर अल्फा। सेम वे में i को क्या लिख सकता हूं मैं, एम आर स्क्वायर बाय में 2। a को क्या लिखा मैंने, आर अल्फा, तो ये बन जाएगा एम वी आर इंटू में अल्फा। i को क्या लिखा मैंने, एम आर स्क्वायर बाय में 2, और ओमेगा चल रहा है यहां पर, और इस अल्फा को क्या लिख सकता हूं मैं, एक काम करो अल्फा को रहने दो फिर अभी फिलहाल। कहां पर, अच्छा यहां पर, अरे यार इसको ऐसा कर लो ना सारा कुछ ना तुम, हाँ चेंज कर दो। चल देखते हैं अपने को ना, इन द एंड हर हालत में मुझे लगता है ओमेगा तो चाहिए ही चाहिए। एक काम करते हैं, m को रख m, v को क्या लिख सकता हूं, और एक्सेलरेशन को r अल्फा, जिससे ये बन जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा इंटू में अल्फा, ठीक है बात। ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय में 2 ओमेगा एज इट इज, अल्फा को कुछ चेंज नहीं करना तो अल्फा एज इट इज, तो प्लस यहां पर क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा अल्फा डिवाइड बाय 2। क्या ये दोनों 1 + 1/2 कुछ लग रहा है ऐसा, 1 + 1/2 बन रहा है कुछ, तो 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा अल्फा। अच्छा यहां पर ये के एक्स वी, वी को क्या लिखना है, आर ओमेगा, तो ये हो जाएगा के एक्स वी को क्या लिखना है, आर ओमेगा, तो चला दे इसको, के एक्स आर ओमेगा प्लस के एक्स आर ओमेगा इक्वल्स टू 0। चल अब देख यहां पर क्या कुछ कॉमन आके कैंसिल हो रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ इन दोनों में से, आर ओमेगा कॉमन आ रहा है, ओके अगर 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 कॉमन, तो अगर ओमेगा काट दे फिर टाइम कैसे निकाल लोगे इसमें, हाँ 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 हाँ, ऐसा करें अगर हम इसमें देख, इस टर्म को ना मैं यहां लिख रहा हूं 3/2 एम आर आर अल्फा ओमेगा प्लस, या इसको उधर भेज दे, माइनस के एक्स आर ओमेगा, ऐसे लिख सकता हूं इस टर्म को। देख जरा, 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा अल्फा था, 3/2 एज इट इज, एम एज इट इज, आर आर लिख दिया मैंने आर स्क्वायर की जगह। इससे ना यहां पर आर ओमेगा से ये आर ओमेगा उड़ जाएगा, बचा क्या इस साइड 3/2 आर अल्फा और m इक्वल्स टू माइनस आर अल्फा को क्या लिखा जा सकता है, एक्सेलरेशन। तो 3/2 मास इंटू एक्सेलरेशन विल गिव यू माइनस के एक्स। क्या यहां से भी ये बात प्रूव होगी कि जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल आ रही है, 2/3 माइनस के एक्स बाय में m।
क्या 2/3 कांस्टेंट है, क्या मास कांस्टेंट है, क्या के कांस्टेंट है, क्या एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ गई, क्या ये एसएचएम है? अगला स्टेप क्या होता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, उसको किससे कंपेयर करा दो, इससे 2/3 माइनस के एक्स अपॉन में एम, एक्स से एक्स उड़ा दे, ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा, √2/3 के बाय एम के बराबर आ जाएगा। ओके तो यानी कि 2π/t को क्या लिखा जा सकता है, √2/3 के बाय एम, तो t को क्या लिखा जा सकता है 2π √3m बाय में 2k। दिस इज योर टाइम पीरियड ऑफ डिस्क, फाइनली प्रूव हो गया 3m/2k। अगर एक डिस्क के सेंटर पे मैं स्प्रिंग बांध दूं और इसको एसएचएम कराऊं तो टाइम पीरियड ये आएगा, ठीक है।